पाकिस्तान की सियासत में उठापटक किस तरीके से जारी है उसकी बात करते हैं। अब लगने लगा है कि इस राजनीतिक मैच में ये इमरान का आखिरी ओवर साबित होने वाला है और इमरान क्लीन बोल्ड होने से बच नहीं पाएंगे। विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया भी कहने लगी है कि इमरान खान की कुर्सी जाने में बस अब चंद दिन बचे हुए हैं। क्या हुआ आज पाकिस्तान की सियासत में, देखते हैं सीधे इस्लामाबाद से एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा अमीर की ये रिपोर्ट। इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। क्या विपक्ष, क्या पाकिस्तान की मीडिया और क्या जनता, हर कोई ऐलान कर रहा है कि इमरान खान के सिर से ताज छिनने वाला है, कुर्सी खिसकने वाली है और अगर पद से इस्तीफा नहीं दिया तो बेइज्जती होगी सो अलग। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है, लेकिन उससे ज्यादा इमरान की अपनी पार्टी के बागियों ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। इमरान की पार्टी के नेता ही इमरान को इस्तीफा देने को कह रहे हैं और किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी कर रहे हैं। इमरान की समझ में नहीं आ रहा कि सियासी मैच में सामने दिख रही शर्मनाक हार से आखिर कैसे बचें। एक तरफ तो इमरान की पार्टी पीटीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए 14 असंतुष्ट सांसदों को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया। वहीं दूसरी ओर इमरान ने रावलपिंडी में बोलते हुए ये उम्मीद जताई कि बागी सांसदों से बात चल रही है और वो वापस लौट आएंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि ये हारे हुए कप्तान की बौखलाहट है। इमरान की कुर्सी बचती दिख नहीं रही। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा बागी सांसद हैं जिनका वोट इमरान को सत्ता से बाहर करने वाला है। दावा ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव आने तक ये संख्या 40 से ऊपर जा सकती है। कुर्सी तक पहुंची आंच से बौखलाए इमरान कभी नरम होकर बागी नेताओं के वापस आने की उम्मीद जताते हैं तो कभी विपक्षियों के शिकार की धमकी देते हैं। वहीं विपक्ष रोज अपने हमले तीखे कर रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान पर हमला बोलते हुए ऐलान किया कि अगर 21 मार्च यानी कल संसद सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की रजामंदी नहीं दी गई तो वो और उनकी पार्टी के नेता सदन में धरने पर बैठ जाएंगे और पाकिस्तान में चल रहे भव्य OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सत्र में रुकावट डालेंगे। बिलावल के इस बयान पर पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद बौखला गए और तीखा पलटवार कर दिया। हालांकि बाद में विपक्ष ने बयान दिया कि OIC सत्र में रुकावट नहीं डाली जाएगी, जिसके बाद खबर आई है कि 21 मार्च के बजाय इमरान सरकार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 25 मार्च को वोटिंग करा सकती है। सियासी बयानबाजी जारी रखते हुए कल विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा ऐलान किया कि इमरान की हुकूमत अब खत्म हो चुकी है। बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, सत्ता के गणित में भी इमरान का स्कोर बहुत कम दिख रहा है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए चाहिए 172। इमरान खान सरकार को 179 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि विपक्षी खेमे की गिनती है 162 यानी बहुमत से सिर्फ 10 दूर। यानी अगर 24 बागी सांसदों ने इमरान सरकार के खिलाफ वोट किया तो सरकार गिरना तय है। इमरान सरकार ने 28 मार्च को वोटिंग का ऐलान किया है, लेकिन इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि उस दिन बहुत बड़ी तादाद में उनके समर्थक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके जवाब में विपक्षी दल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी अपने समर्थकों से इस्लामाबाद में इकट्ठा होने का आह्वान किया है, जिसके बाद हिंसक टकराव को लेकर एक मंच तैयार हो गया है। खबरें ये भी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के दिन पाकिस्तान में हिंसा के भी आसार हैं, यानी इमरान समर्थक हिंसा कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया साफ कह रही है कि कभी सेना के लाडले रहे इमरान के पास अब पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी नहीं रहा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खुफिया इनपुट से ये संकेत भी मिले हैं कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा समेत 4 वरिष्ठतम पाकिस्तानी सेना जनरलों ने OIC FM सम्मेलन के बाद इमरान खान को PM पद छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि लगातार राजनीतिक उथल-पुथल पाकिस्तान के हित में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चल रहे इस सियासी तूफान में भले ही कोई भी उठापटक हो, लेकिन इस मैच का अंजाम साफ दिख रहा है कि इमरान का सत्ता में बने रहना तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि एक बहुत ही शाया निशान तरीके से हुकूमत में आए थे, जिनका कहा जाता था कि वो पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं जो अपोजिशन क्लेम करती रही है, इस वक्त वो एक शदीद मुश्किल में है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है नेशनल असेंबली, जहाँ पे अब कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फ्यूचर तय किया जाएगा कि वो क्या आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं। इस्लामाबाद से हमजा अमीर, ABP। पाकिस्तान में घिरने के बाद इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। इस पर भी वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पूछा है कि इमरान खान बताएं पाकिस्तान की विदेश नीति आज इतनी बुरी हालत में क्यों है। तो भारत की तारीफ की थी इमरान खान ने, भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे, उस पर भी अब घिर गए हैं इमरान खान अपने ही देश में।
आज ही इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने क्या कहा है भारत की विदेश नीति पर, आप वो भी सुनिए। तो पाकिस्तान में बढ़ते सियासी पारे के बीच इमरान खान की हालत पतली है। वहीं देश में भयंकर महंगाई के चलते आम आदमी की हालत भी खराब है। पाकिस्तानी जनता कह रही है कि वादे तो बहुत किए थे इमरान ने, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश तक नहीं की गई। इस रिकॉर्ड महंगाई ने तो जनता को भी इमरान के खिलाफ कर दिया है। देखते हैं इस्लामाबाद से एबीपी संवाददाता हमजा अमीर की एक और रिपोर्ट। राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान में महंगाई की जबरदस्त मार। पेट्रोल, चीनी, दूध समेत कई चीजों के बढ़ते दामों से मचा है हाहाकार। पाकिस्तान में महंगाई 70 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने वाला है, तो वहीं चीनी भी 150 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जनता ने एबीपी न्यूज से अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि इमरान की सरकार तो बस अमीरों के लिए है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान जब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट पैकेज के ऊपर गया है, पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है और एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हुई है। क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है और उसकी वजह से एक आम घर के खाना और चूल्हा जलने के ज़राए भी जो है वो कम हो गए हैं। पाकिस्तान में एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा अमीर ने कई लोगों से बात की तो सामने यही आया कि महंगाई ने खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग का हाल बहुत बुरा कर रखा है। पाकिस्तान में खाने की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, जबकि घी, तेल, आटा और चिकन की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली की दरें 57% तक बढ़ी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि पिछले रविवार को अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए इमरान खान ने कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राजनीति में नहीं आए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। इमरान खान के इस असंवेदनशील बयान पर विपक्ष भी हमलावर हुआ था और जनता में भी इमरान को लेकर गुस्सा बढ़ा। अब इमरान के पास ना तो विपक्ष की बातों का जवाब है और ना ही महंगाई के मुद्दे पर जनता के गुस्से का, यानी न काबू कर सके महंगाई और अब तो तय नजर आ रही है सत्ता से इमरान की विदाई। इमरान खान अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ऐसे में आपके लिए पाकिस्तान के विपक्ष के उन चेहरों को भी पहचानना जरूरी है जिनकी गुगली से गड़बड़ा गई है इमरान की पारी। पाकिस्तान में क्या है बहुमत का आंकड़ा, आइए आपको दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अध्यक्ष जमीयत उलेमा इस्लाम। शहबाज शरीफ, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बिलावल भुट्टो, अध्यक्ष पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। मरियम नवाज, पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी। पाकिस्तान में विपक्ष के यही वो चार चेहरे हैं जिन्होंने इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। इन नेताओं ने कई और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गठन किया है, जिसके तहत कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। पीडीएम पिछले 2 साल से इमरान को नकारा बताकर इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बार बहाना बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक बदहाली है। इमरान सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उस पर 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हैं, लेकिन विपक्ष की ताकत इससे कहीं ज्यादा है। आइए आपको सबसे पहले पाकिस्तानी संसद यानी नेशनल असेंबली में बहुमत का गणित समझा देते हैं। कुल सदस्य हैं 342, बहुमत के लिए चाहिए 172। इमरान के पक्ष में हैं कुल 179 सांसद, जिनमें इमरान की पार्टी पीटीआई के 155, एमक्यूएमपी के 7, पीएमएलक्यू के 5, बीएपी के 5, जीडीए के 3, एएमएल के 1 और अन्य हैं 3। वहीं विपक्ष के पास 162 सांसद हैं, जिसमें पीएमएलएन के 84, पीपीपी के 56, एमएमपी के 15, बीएनपी एम के 4 और निर्दलीय 2 शामिल हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान अगर 172 सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं कर सके तो उनकी सरकार गिर जाएगी। उधर विपक्ष के खेमे में 162 सांसद हैं, जो इमरान सरकार को हटाने के लिए बहुमत के आंकड़े से बस 10 कम हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के मुताबिक अभी कई और सहयोगी और पीटीआई सांसद पाला बदलकर विपक्ष का साथ देने की तैयारी कर रहे हैं।
इस अविश्वास प्रस्ताव से इमरान कैंप में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। कुर्सी तक पहुंची आंच से बौखलाए इमरान बागी नेताओं को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान में इस पूरी राजनीतिक अस्थिरता की जड़ इमरान खान के सेना से बिगड़ते रिश्तों में देखी जा रही है। इमरान खान चाहते थे कि विपक्ष को कुचलने में सेना उसका साथ दे, लेकिन इसके उलट कई मौकों पर बाजवा के बयानों से विपक्ष के आंदोलन को और हवा मिली। चर्चा तो यहां तक चली कि इमरान खान बाजवा को हटाकर किसी और को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद इमरान ये भूल गए हैं वो महज एक कठपुतली है जिसे सेना ने ही कुर्सी पर बिठाया और अब सेना ही कुर्सी से उतारने का खेल भी खेल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की ने CNN से इंटरव्यू में कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अगर ये बातचीत फेल हुई तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। तो बातचीत को लेकर दोनों देशों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से बातचीत को वो तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, यानी अगर वो फेल हुई तो तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत होगी। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको अब दिखाते हैं 25 दिनों से जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं। डोनेत्स्क में ये ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। रूसी सेना ने यहाँ यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। जंग के मैदान में ये सबसे ताज़ा तस्वीर सामने आई है। यहाँ रूसी सेना एक के बाद एक कई गोले दाग रही है। यूक्रेनी मीडिया की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। रूसी सेना के जोरदार हमले, यूक्रेन को तबाह करने के लिए प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। रूस के रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। रात के अंधेरे में रूसी सेना तबाही के शोले बरसा रही है। आग की लपटें और पूरा शहर धुआं। तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं। यहाँ रात भर रूसी सेना ने भीषण गोलाबारी की। बमों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंजता रहा। एक के बाद एक धमाके। रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी टैंक रूसी सेना के ठिकाने पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। अब तक यूक्रेन ने रूस की सेना के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। जोरदार धमाके की गूंज से थर्राया शहर। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में ये भीषण हमले की तस्वीरें हैं। यहाँ रूस ने वैक्यूम बॉम्ब से हमला कर दिया। यूक्रेन में जंग के बीच ये अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ लोगों में देशभक्ति के टैटू बनवाने की होड़ लगी है। टैटू बनवाने का ये वीडियो लीव शहर से आया है। महायुद्ध की आग में धधक रहा है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन में छिड़े जंग को आज 25 दिन हुए पूरे। यूक्रेन में ज्यादातर इलाके तबाही की आग में जल रही हैं। रूसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर बरसा रहे हैं यूक्रेनी शहरों पर बम। रूस के ये चेचन लड़ाके यूक्रेनी सेना पर तेज हमले कर रहे हैं। तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल से आई हैं। यहाँ गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंज रहा है। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेनी नागरिकों ने भी कमर कस ली है। लीव में भी रूस के हमले के खिलाफ नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं। यहाँ सेना लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। लीव के स्कूल में करीब 1000 से ज्यादा लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है।
आसमान धुआं धुआं हो गया है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। मारियोपोल में यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है। यहाँ रूसी सेना ने कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। अब आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। युद्ध के बीच ये राष्ट्रभक्ति की धुन सुनिए। यूक्रेन के माइकोलिव शहर में एक शख्स हर दिन ऐसे ही बालकनी में राष्ट्रगान की धुन बजाता है। रूसी हमले में माइकोलिव में भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बर्बाद शहर के बीच ये देशभक्ति की धुन सुकून देने वाली है। वीडियो जरा ध्यान से देखिए। बर्फीली जमीन पर एक गड्ढा नजर आ रहा है जिसमें 2 रूसी सैनिक छिपे हुए हैं। दोनों सैनिक अपने हाथों से कुछ इशारे कर रहे हैं। दरअसल ये लोग ड्रोन ऑपरेटर्स को अपने अंदाज में अभिवादन कर रहे हैं। जंग मैदान में मोर्चे पर डटे हुए हैं यूक्रेन के वॉलंटियर कोर के सदस्य। कोर की ओर से जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि कोर के जवान किस तरह रूसी फौजों से मुकाबले में उनका साथ दे रहे हैं। खेरसौन की सड़क पर जरूरी सामान के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ रूसी सेना ने 75 टन से ज्यादा मानवीय सहायता भेजी है। चर्च में प्रार्थना कर रहे ये यूक्रेनी शरणार्थी हैं। जंग की दहशत से यूक्रेन छोड़ चुके शरणार्थी यूक्रेन से सटे मालदोवा में समय गुजार रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में ये शरणार्थी चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। रूसी हमले में मारे गए मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेन में बच्चों की याद में लीव शहर में स्मारक बनाया गया है। यहाँ 109 बच्चों की गाड़ियाँ रखी गई। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी से अब तक रूसी हमले में कई बच्चों की मौत हो चुकी है। चेचन लड़ाकों का वीडियो चेचन नेता रमजान कादिरोव ने पोस्ट किया है। तस्वीरें मारियोपोल शहर की हैं। यहाँ जंग के बीच चेचन सेना इमारतों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। जंग में तबाह हुए ये रूसी सेना के हथियार हैं। चर्निहिव में भीषण गोलाबारी के बीच रूस के सैनिक अपने हथियार छोड़कर चले गए। रूसी गोलाबारी में खार्किव शहर अब खंडहर बन गया है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। खार्किव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोगों को बचाया गया। शहर के बीचों बीच हुआ जबरदस्त धमाका देखिए। पहले आग की तेज लपटें, फिर आसमान हुआ धुआं धुआं। तस्वीरें यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर की हैं। यहाँ रूस ने एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया। रूस की क्रूज मिसाइल ने यहाँ बिल्डिंग को उड़ा दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।